हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भीम, जय संविधान। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हम आपके लिए क्लास लेकर के आए हैं। ये जो इसके अंदर सब्जेक्ट कोड रहेगा BHIE 141, ये सब्जेक्ट कोड रहेगा, जिसके अंदर हम जानेंगे चीन का इतिहास 1840 से 1978। हिस्ट्री ऑफ चाइना ये सब्जेक्ट कोड रहेगा, सब्जेक्ट का नेम रहेगा। 1840 से 1978 का जो चीन का इतिहास है उसको हम समझेंगे इस क्लास के अंदर, और हम उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करेंगे जो क्वेश्चन कई बार पहले एग्जाम्स के अंदर आ चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं। तो हम अपनी ये क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला तो इसके अंदर क्वेश्चन है वो है अफीम युद्ध, ओपियम वॉर्स के कारणों और चीन पर इसके प्रभावों की विवेचना कीजिए। ये जो अफीम युद्ध है, ओपियम वॉर है, इसको हमें समझना है। इसके क्या कारण रहे थे, क्या इसके प्रभाव पड़े चीन के ऊपर, उसको हमें अंडरस्टैंड करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो हम पहले इसके कारणों की बात कर लेते हैं। इसका जो कारण है वो है ब्रिटिश व्यापारी चीन में अवैध रूप से अफीम बेचते थे, जिससे चीन की अर्थव्यवस्था और जन स्वास्थ्य बिगड़ रहा था। जब भी देखिए अफीम कोई अच्छी चीज तो है नहीं, है ना। तो अफीम अगर कोई कंज्यूम करता है उसके स्वास्थ्य के ऊपर उसका असर पड़ता है, क्योंकि वो भी एक नशे वाली चीज है। ठीक है। और दूसरा, अर्थव्यवस्था भी बिगड़ रही थी, क्योंकि भाई जब लोगों के अंदर उसकी एक लत लग जाएगी तो लोग कामों को कैसे करेंगे, जो उनका काम है, जो उनका वर्क स्टेशन है, वहां तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। जब चीनी सरकार ने अफीम को जब्त किया तो ब्रिटेन ने युद्ध घोषित कर दिया। क्या था, जिस प्रकार भारत के ऊपर उपनिवेशीकरण था ब्रिटेन सरकार का, इसी तरीके से चीन के ऊपर भी जो ब्रिटेन सरकार थी वो अपनी जकड़ मजबूत कर चुकी थी। वहां पर जो डायनेस्टी थी, एक थी छिंग डायनेस्टी, जिसे हम इंग्लिश में अगर देखें तो वो किंग डायनेस्टी है। ठीक है। तो ये जो डायनेस्टी थी, इसके साथ मिलकर के ब्रिटेन की सरकार क्या कर रही थी, एक्सप्लॉयटेशन कर रही थी चीनी नागरिकों का। उसके बाद अगर हम प्रभाव की बात करें, चीन की हार हुई और उसे नानजिंग की अपमानजनक संधि 1842 करनी पड़ी। जब चीन ने इसका विरोध करा तो एक तरीके से क्या हुआ, इसमें चीन की हार हुई और एक नानजिंग की अपमानजनक संधि हुई ब्रिटेन और चीन के बीच में। इसके तहत क्या था, हांगकांग ब्रिटेन को देना पड़ा और 5 बंदरगाह विदेशियों के लिए खोलने पड़े। यानी कि एक तो बंदरगाहों को खोलना पड़ा, क्योंकि जितना भी बिजनेस होता था ब्रिटेन का वो कैसे होता था, जलमार्ग के थ्रू होता था। तो एक तो उन्हें बंदरगाह खोलने पड़े, दूसरा क्या था कि हांगकांग भी ब्रिटेन के अधीन करना पड़ा। तो ये एक तरीके से इसके कारण और प्रभाव रहे अफीम युद्ध के। आगे हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आगे हम पढ़ते हैं ताइपिंग विद्रोह के बारे में। 1851 से 1864 की प्रकृति और इसकी विफलता के क्या कारण थे। एक, चीन के इतिहास में एक ताइपिंग विद्रोह हुआ था, लेकिन ये विद्रोह जो था ये विफल हो गया था, ये सफल नहीं हो पाया था। अब हमें इसके कारणों को समझना है और इसकी प्रकृति क्या थी। तो पहले अगर हम प्रकृति की बात करें, ये चिंग मंचू राजवंश के खिलाफ एक बड़ा राष्ट्रीय, सामाजिक और धार्मिक जन आंदोलन था। जैसा भी मैंने आपको बताया, यहाँ पर एक डायनेस्टी थी। अगर हम इंग्लिश में लिखते हैं तो लिखा जाएगा ऐसे, किंग, यानी कि QING, किंग इसे लिखा जाएगा। और अगर हम हिंदी में लिखते हैं तो इसे पढ़ेंगे छिंग। ये छिंग मंचू राजवंश के खिलाफ एक बड़ा राष्ट्रीय, सामाजिक और धार्मिक जन आंदोलन था। इसके नेता होंग सिउचुआन खुद को ईसा मसीह का भाई मानते थे। जो ये जन आंदोलन हो रहा था, इसके जो नेता थे जिन्होंने इस आंदोलन को करा था, वो कौन थे, होंग सिउ चुआन, जो कि क्या, ईसा मसीह को क्या मानते थे, अपना भाई मानते थे। विफलता के अगर हम कारणों पे आए, विद्रोहियों के पास एक सुसंगत प्रशासनिक नीति की कमी थी। उनके नेतृत्व में आंतरिक कलह थी और छिंग राजवंश को पश्चिमी ताकतों ब्रिटेन और फ्रांस से सैन्य सहायता मिल गई थी। जो ये राजवंश था, इसको क्या था, इसे पूरा सपोर्ट मिल रहा था फ्रांस से और ब्रिटेन से। और इस विद्रोह के विफल होने का कारण एक और क्या था, एक तो सुसंगत प्रशासनिक नीति नहीं थी इनके पास इस आंदोलन को करने के लिए, और दूसरा क्या था, नेतृत्व में आंतरिक कलह थी। अब जब जहां 4 नेता खड़े होते हैं, वो हर कोई ये चाहता है कि भाई मुझे सबसे ऊंचा माना जाए या मुझे सबसे बड़ा माना जाए। तो यही वजह थी जिसकी वजह से ये जो नेतृत्व था इसका कमजोर पड़ा और ये विद्रोह विफल रहा। अगले क्वेश्चन पर अब हम आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, बॉक्सर विद्रोह 1899 से 1901 के मुख्य कारण क्या थे और इसका क्या महत्व था। एक और विद्रोह हुआ था जिसका नाम था बॉक्सर विद्रोह, चीन की इतिहास के अंदर। तो ये जो विद्रोह था ये 1899 से 1901 तक चला। अब इसके हम कारणों को अगर देखें, ये विद्रोह विदेशी हस्तक्षेप, ईसाई मिशनरियों के बढ़ते प्रभाव और मच्चू सरकार की कमजोरी के खिलाफ चीनी किसानों द्वारा शुरू किया गया था।
ये जो विद्रोह था, इसके मेन पॉइंट क्या थे? एक तो विदेशी हस्तक्षेप जो हो रहा था चीन के अंदर, उसको रोकना था। दूसरा क्या था? ईसाई मिशनरियों के बढ़ते प्रभाव को रोकना था। जैसे ईसाई जो धर्म था उसका बहुत ज्यादा प्रचलन होने लगा था, पर चीन जो है वो एक बुद्धिस्ट कंट्री है, उस समय पर बुद्धिज्म ज्यादा था, तो वहां पर ईसाई मिशनरियां भी बढ़ रही थी। तो लोगों को ये भी भय था कि भाई ये अगर पूरा देश ही ईसाईयत में कन्वर्ट हो गया तो क्या होगा। और मंचू सरकार की कमजोरी के खिलाफ चीनी किसानों ने क्या करा? एक तरीके से ये आंदोलन छेड़ दिया था। महत्व क्या था? भले ही ये असफल रहा, लेकिन इसने चीनी जनता में तीव्र राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावना पैदा की, जिसने आगे चलकर राजशाही के अंत का रास्ता साफ किया। देखिए, प्रयास करते रहना चाहिए। अब ये हमें यही चीज का एक तरीके से एग्जाम्पल सेट किया गया है कि अगर अगर आपके प्रयास कॉन्स्टेंटली चल रहे हैं, कितनी भी बड़ी चीज है, कितना भी बड़ा काम है जो आपको करना हो अपनी लाइफ के अंदर, तो जरूरी नहीं है पहली बारी में आपको सफलता मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको वो कॉन्स्टेंटली करना होगा, रिपीट पे रिपीट, तो डेफिनेटली आपको एक तरीके से उसके अंदर सफलता मिलेगी। अब इन्होंने भी क्या करा कि ये देखिए, ये बॉक्सर विद्रोह भी एक तरीके से ये भी असफल रहा, पर इससे हुआ क्या कि राष्ट्रवाद बढ़ा लोगों के अंदर, चीनी लोगों के अंदर राष्ट्रवाद बढ़ा कि भाई हमें राष्ट्र के प्रति समर्पण देना ही देना है, और लोगों के अंदर देशभक्ति बढ़ी, जिससे आगे चल करके कहीं ना कहीं जा करके भाई ये जो चिंग डायनेस्टी थी इसका अंत तो हुआ ही ना, किंग डायनेस्टी का। तो ये एक बिल्टअप होता है, बढ़ता 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 बढ़ता, डायरेक्टली फिर होता है आक्रमण, है ना। तो यही एक तरीका है सही, ठीक है। आप भी देखिए, हमारे देश के लिए कुछ सोचिए। अब उसके बाद हम आते हैं ये क्वेश्चन पर, 1911 की चीनी क्रांति, सिन्हाई क्रांति के कारणों और परिणामों पर प्रकाश डालिए। अब हम इसको 1911 की जो ये चीनी क्रांति थी, सिन्हाई क्रांति जिसे कहा जाता है, उसको अब हम समझेंगे। मंचू प्रशासन का पूरी तरह भ्रष्ट और कमजोर होना, विदेशी ताकतों के सामने घुटने टेकना, और डॉक्टर सन यात सेन के क्रांतिकारी विचारों का प्रसार। इसके जितने भी कारण है, ये सारे कारण थे। ये जो चीनी क्रांति हुई थी, सिन्हाई क्रांति, उसके ये सारे कारण थे। एक तो जो मंचू प्रशासन था वो पूरी तरीके से भ्रष्ट था, है ना। जो जिसको हम छिंग डायनेस्टी भी कहते हैं, उसे मंचू कहते थे लोग चढ़ा करके, ठीक है। अब ये चिढ़ाते क्यों थे इस नाम से, ये तो मुझे इसका पूरा इल्म नहीं है, पर ये तरीके से इसको चिढ़ा देते मंचू कह करके छिंग डायनेस्टी को। और ये पूरी तरह से भ्रष्ट था, और कमजोर होना इसका, विदेशी ताकतों के सामने घुटने टेकना, और डॉक्टर सन यात सेन के क्रांति के विचारों का प्रसार। ये जो पर्सन है डॉक्टर सन यात सेन, इनका एक बहुत बड़ा एक औधा रहा है चीन के इतिहास के अंदर, और इन्हीं के क्रांतिकारी विचारों की वजह से ही ये जो छिंग डायनेस्टी है इसका अंत हुआ, और फिर रिपब्लिक ऑफ चाइना की नींव रखी गई। इसके बाद अगर हम परिणाम की बात करें, चीन में सदियों पुरानी राजशाही का अंत हुआ, छिंग वंश समाप्त हो गया, और जनवादी चीनी गणराज्य रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई। इस इस क्रांतिकारी, ये जो एक तरीके से विद्रोह था, ये जो एक क्रांति थी, सिन्हाई क्रांति, इसके बाद ही इस छिन राजवंश की सत्ता समाप्त हुई, और फिर आया रिपब्लिक ऑफ चाइना, मतलब के चीनी गणराज्य। अब कोई राजशाही नहीं चलेगी। अगले क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं, तो अगला क्वेश्चन है डॉक्टर सन यात सेन के 3 सिद्धांत, 3 प्रिंसिपल ऑफ द पीपल क्या थे? डॉक्टर सन यात सेन के हमें 3 सिद्धांतों को समझना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार्ट कर रहा हूं, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। पहला था इनके अंदर राष्ट्रीयता, नेशनलिज्म, मंचू शासन को उखाड़ फेंकना, और चीन को विदेशी साम्राज्यवाद से मुक्त कराना। ये था इनका पहला प्रिंसिपल कि भाई आपके अंदर नेशनलिज्म होना चाहिए, राष्ट्रीयता। दूसरा आता है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, जनता को संप्रभु बनाना, और चीन में एक संवैधानिक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करना, राजवंश को खत्म करना। अब क्या है, लोग जो है वो खुद संप्रभु बनेंगे, और चीन में संविधान चलेगा, चीन में राजवंश नहीं चलेगा। तीसरा जो इनका आखिरी एक तरीके से ये प्रिंसिपल था, वो था आजीविका, समाजवाद, ये भी भूमि का समान वितरण करना, और नागरिकों के आर्थिक कल्याण को सुनिश्चित करना। जो हमारे आर्थिक कल्याण है वो होने चाहिए, लोगों के आर्थिक कल्याणों को मजबूती से रखना। तो ये 3 इनके प्रिंसिपल थे डॉक्टर सन यात सेन के। अगले हम प्रश्न पे आते हैं, मई चौथी आंदोलन, मे 4th मूवमेंट 1919 का क्या महत्व है? यह भी एक आंदोलन था। इसका कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि में चीन के क्षेत्रों शानडोंग को जापान को सौंप दिए जाने के विरोध में छात्रों ने बीजिंग में प्रदर्शन किया। 1919 में यह मूवमेंट था, मे 4th मूवमेंट। ये क्यों हुआ? क्योंकि जो ये चीन का क्षेत्र था शानडोंग, इसको किसको सौंप दिया गया? जापान को सौंप दिया गया। तो फिर क्या करा छात्रों ने?
जो बीजिंग है, जो चाइना की राजधानी है, वहां पर प्रदर्शन किया। इसके बाद महत्व को अगर हम समझें, ये केवल राजनीतिक विरोध नहीं था, बल्कि एक सांस्कृतिक और बौद्धिक पुनर्जागरण था। इसी आंदोलन ने चीन में आधुनिक राष्ट्रवाद को जन्म दिया और मार्क्सवाद के प्रसार का आधार बनाया। एक तरीके से मार्क्सवाद बढ़ा इस आंदोलन के बाद में, और आधुनिक राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। आधुनिक राष्ट्रवाद लोगों के अंदर फैलने लगा, आधुनिक राष्ट्रवाद लोगों में बढ़ने लगा। अगले प्रश्न पे अब हम आते हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी के उदय और 1949 की चीनी क्रांति की सफलता के कारणों का विश्लेषण कीजिए। एक तो हमें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को समझना है इस क्वेश्चन के अंदर, और दूसरा क्या है, 1949 की चीनी क्रांति को हमें समझना है। तो पहले हम इसके उदय को देखते हैं। सीपीसी की स्थापना 1921 में हुई थी। माओ जेडोंग के नेतृत्व में इस पार्टी ने शहरों के बजाय ग्रामीण किसानों को अपनी मुख्य ताकत बनाया। ये लोग शहरों से मतलब के वो नहीं कर रहे थे, एक तरीके से लीड, ये क्या कर रहे थे, गांवों को, ग्रामीण किसानों को अपना एक मुख्य ताकत बनाया था इन्होंने। दो बेस बनाए गए थे, एक है सन यासेन बेस है आई थिंक, और एक है रेड बेस। ये दो बेस बनाए गए थे जहां तक मेरी नॉलेज है। तो ये दो बेस बनाए गए थे, ये भी ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए थे, ग्रामीण इलाकों में बनाए गए थे, जहां से ये जो जितने भी मतलब के कह सकते हैं हम मार्क्सवादी, या हम कह सकते हैं इनको कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट लोग यहीं से ही ये पूरी पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे और देश के अंदर क्रांति ला रहे थे। उसके बाद अगर हम सफलता के कारण देखें तो कुओमिंटांग केएमटी सरकार का भ्रष्टाचार, जापानी आक्रमण के समय कम्युनिस्टों द्वारा दिखाई गई बहादुरी और माओ की भूमि भूमि सुधार नीति, जिससे करोड़ों गरीब किसानों का समर्थन प्राप्त हुआ। इसके परिणाम स्वरूप 1 अक्टूबर 1949 को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई। अब देखिए अब किसकी हो गई, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई 1949 अक्टूबर 1 को। और ये जितना भी इन्होंने अपना कार्य करा, ये कैसे करा, गरीब किसानों से जुड़ करके इन्होंने कार्य किया अपना, उनका समर्थन था, ठीक है, इस पार्टी के पास में। तो इन्होंने क्या करा, इस पार्टी की स्थापना करी और एक तरीके से राष्ट्र के अंदर पूरी तरीके से कम्युनिज्म लाने की शुरुआत करी। तो ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास मैंने आपको दी है अभी। इस क्लास के अंदर अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको और भी किसी क्लास के लिए रेडी करवाना है, या और भी किसी क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने हैं, क्लास रेडी करवानी है, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, पेज को सब्सक्राइब करिए, ताकि फ्यूचर में भी आपको ये वीडियोस मिलते रहें हमारी तरफ से। थैंक यू सो मच।